नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारत पर अरबों के आक्रमण, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। आज हम खिलजी वंश, जिसकी स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी, तो इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, खिलजी वंश ये 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक इसके शासकों ने दिल्ली पर शासन किया। तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। किसके द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। कब? 13 जून 1290 ईस्वी को। और इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? किलोखरी को। और जलालुद्दीन की हत्या 1296 यानी 6 साल के बाद, 6वें साल में जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कड़ा मानिकपुर, इलाहाबाद के पास पड़ता है ये स्थान, यहाँ कर दी गई। तो जलालुद्दीन की हत्या कब हो गई? 1296 में। किसके द्वारा की गई? उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कहाँ पर? कड़ा मानिकपुर, इलाहाबाद में। और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। और अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक था जिसने सेना को नगद वेतन देने और सेना को स्थायीकरण करने की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। दिल्ली में जितने भी शासक हुए उन सब में अलाउद्दीन खिलजी के पास ही सबसे विशाल स्थायी सेना, परमानेंट सेना थी। इसके साथ घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। कई बार युद्ध से सेना के कई सैनिक भाग जाते थे, इस कारण हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ कर दी। इसी प्रकार घोड़ा को भी चिन्हित करने की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ कर दी गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर के उपज का कितना भाग लेने लगा? वो 1/2 भाग लेने लगा। और इसने खम्स, जिसे लूट का धन कहते हैं, इसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। यानी सुल्तान का हिस्सा जो पहले 4 भागों में से 1 भाग मिलता था, अब 4 भागों में से 3 भाग सुल्तान को दिया जाने लगा। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए एक आदेश दिया कि यदि किसी के द्वारा कम तौला जाता है तो उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। उसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। तो इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा? मलिक काफूर को। और इसके साथ साथ इसके द्वारा जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा और सौरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण भी करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सौरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया गया। इसके साथ साथ देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने ही चलाया था। जो देवी अधिकार का सिद्धांत था उसको किसके द्वारा चलाया गया? अलाउद्दीन के द्वारा। इसके साथ साथ सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने ही विभूषित किया। तो सिकंदर-ए-सानी की उपाधि किसके द्वारा ली गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन के द्वारा मलिक याकूब को दीवाने रियासत भी नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा
नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन के द्वारा एक नियुक्ति की गई परवाना नवीस नामक अधिकारी की, जो कि क्या कार्य करता था, वस्तुओं की परमिट जारी करता था। इसके साथ साथ सहना-ए मंडी, यहाँ पर खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना-ए मंडी ये प्लेस था जहाँ पर खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सरात-ए-अदल, यहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल और अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। सराय-ए-अदल पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल और अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। इसके साथ बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद कौन कौन से हैं? पहला, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दीवाने रियासत क्या करता था? व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। इसके साथ साथ यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का भी संचालन करता था। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। इसके साथ सहना-ए मंडी, तो ये कौन होता था? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, जितने भी बाजार थे उन सभी में बाजार का अधीक्षक कौन कहलाता था? सहना-ए मंडी। इसके साथ बरीद, ये बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण किया करता था कि कहाँ क्या चल रहा है। तो बरीद कौन होता था? जो कि बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मोहनियान या गुप्तचर, ये गुप्त सूचना प्राप्त करने का काम करता था। मोहनियान या गुप्तचर क्या करता था? गुप्त सूचना प्राप्त करने का कार्य करता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही से भी मिलती है। जो अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियाँ थी, इनकी हमें डिटेल में जानकारी जियाउद्दीन बरनी की तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही नामक बुक से मिलती है। इसके साथ साथ खज़ाइनुल फतूह अमीर खुसरो के द्वारा, रहता इब्न बतूता के द्वारा एवं कुतुहस्सलातीन इसामी के द्वारा लिखी गई कृतियाँ हैं। खज़ाइनुल फतूह अमीर खुसरो के द्वारा, रहता इब्न बतूता के द्वारा और कुतुहस्सलातीन इसामी की कृतियाँ हैं। इसके साथ मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब, सेंसर जिसे बोला जाता था, एवं नाजिर, ये नापतोल का अधिकारी हुआ करता था, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मूल्य नियंत्रण यानी बाज़ार में मूल्य बहुत अधिक ना बढ़े, मूल्य को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने मुहत्सिब और नाजिर, ये जो नापतोल का अधिकारी होता था, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमियों को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। राजस्व विभाग में सुधार करने के लिए इनमें इसने सबसे पहले जितनी भी भूमियां दान में दी गई थी, इनाम, वक्फ, मिल्क, तो ये सभी भूमियों को वापस लेकर के उसे खालसा भूमि में बदल दिया। इसके साथ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर भी थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नवीन कर लगाए गए, जिनमें चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लिया जाता था। चराई कर किस पर लिया जाता था? दुधारू पशुओं पर। और गड़ी कर, ये घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। गड़ी कर किसके? घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। और इसके साथ कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। फिर उसके बाद कौन बैठा दिल्ली के सिंहासन पर? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये 1316 में बैठा। और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी, कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार, बरनी ने अपने उसमें लिखा है कृति में, कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच भी दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि भी धारण की। मुबारक खां ने
किसकी, खलीफा की उपाधि भी धारण की थी। मुबारक का जो वजीर था खुसरो खां, उसने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इसके साथ खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो खां ने किसकी, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। और अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अब हम थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में, चूँकि ये इसी के समकालीन था जब ये खिलजी वंश और तुगलक वंश, गुलाम वंश, इनके ये शासन चल रहे थे दिल्ली में। उसी समय अमीर खुसरो भी वहाँ रहे दिल्ली के दरबार में, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन। और उसका जन्म पटियाली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1253 ईस्वी में बदायूं के पास उत्तर प्रदेश में। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वह बलबन से लेकर के मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। बलबन से लेकर के मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक। अभी हम तुगलक वंश के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। इनके सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, अमीर खुसरो को। तो इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।